सर्वेषां नमो नमः। विद्यार्थियों, आप सभी का नवप्रवेशित क्लास में स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते हुए महाविद्यालय ने ऑनलाइन क्लासों का प्रावधान शुरू किया है। तो आज हम पेपर फर्स्ट बीए पार्ट थर्ड संस्कृत साहित्य का, जिसमें हम शुरू कर रहे हैं तिगंत प्रकरण, जो कि हमारा व्याकरण का टॉपिक है। और हमारे इस पेपर में जो है 40 नंबर की ये व्याकरण आती है, जिसमें तिगंत प्रकरण को सिलेबस में रखा गया है। कल हमने आपको सिलेबस के बारे में जानकारी दी थी और उनके बिंदुओं के विषय में चर्चा की थी। आज हम हमारी जो प्रथम कक्षा है उसको शुरू करते हैं। तो आइए कक्षा को शुरू करते हैं। तिगंत प्रकरण। विद्यार्थियों, लकार हम छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पहले हम सिर्फ शब्द रूप याद किया करते थे, धातु रूप याद किया करते थे। अब हम वो धातु रूपों की सिद्धि कैसे होती है उनको सीखेंगे। यहाँ हमने सेकेंड ईयर में राम आदि शब्द रूपों की सिद्धियाँ सीखी हैं। अब थर्ड ईयर में जो हमारा प्रकरण रहेगा, लकार प्रकरण जिसको हम बोलते हैं, जिसको व्याकरण की भाषा में तिगंत प्रकरण कहा गया है। तो आज की पीपीटी में हम शुरू करेंगे सूत्रों की व्याख्या। परीक्षा में जो व्याकरण का पेपर होता है उसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 सूत्रों की व्याख्या और नंबर 2 शब्दों की रूप सिद्धियाँ। तो आज के ये जो क्लास है आज की, इसमें हमने सूत्र रखे हैं कि सूत्रों की व्याख्या हम परीक्षा में किस प्रकार से करेंगे। शेड्यूल वही रहेगा जैसे हम सेकेंड ईयर तक पढ़ते आए हैं, व्याख्या करने का तरीका। तो आइए शुरू करते हैं हम कि सबसे जो पहला सूत्र है वो है लय कर्मणि लय कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्य। अब हम बात करते हैं कि इसकी परीक्षा में कैसे हम व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले ये सूत्र हम वहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद इस सूत्र की हमें वृत्ति लिखनी है। क्या लिखनी है? वृत्ति। वृत्ति का तात्पर्य होता है सूत्र का संस्कृत में अर्थ। जैसे हम कोई कविता का हिंदी में भी अर्थ करते हैं, ऐसे ही ये जो सूत्र होता है, सूत्र का तात्पर्य ही शॉर्ट रूप में होता है। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा और वो अर्थ हमें संस्कृत में ही लिखना है। तो वृत्ति का तात्पर्य होता है सूत्र का अर्थ। अब हम सूत्र का अर्थ यानी कि वृत्ति कैसे बनाएंगे, देखिए। लय, पहले हम सूत्र को एक एक शब्द की चर्चा करते हैं। पहला शब्द है इसमें लय। लय मीन्स लकार। लय का अर्थ क्या होता है? लकार। अब बात करते हैं कि लय का मतलब लकार कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। लकार शब्द में सिर्फ लय ही शेष रहता है, और ये अभी हम यहाँ सिद्ध करेंगे। कोई भी हम एक लकार लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने ले लिया यहाँ लट लकार। क्या ले लिया? लट लकार। अब लट लकार जो है, इसके ऊपर जो मूल हमारी व्याकरण है पाणिनि की, उसमें इस प्रकार से इसको लिखा गया है, ऐसे चंद्र बिंदु लगा करके। तो अब इसमें हम देखते हैं कि लय के ऊपर अनुनासिक ए है और ट हलंत है, ये ट वाला। तो अगर हम इन इत संज्ञा सूत्र इसमें प्रयोग करते हैं तो हलंत्यम से इस ट की क्या हो जाती है? हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है, और तस्य लोप सूत्र से इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। बचा क्या? लय। अब लय में भी ए विद्यमान है, तो क्या करेंगे? उपदेशो अजन्नासिक सूत्र हमने पढ़ा था। तो क्या कहता है? उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। और ये जो लट शब्द है ये उपदेश अवस्था का है। पाणिनि आदि ने अपने बुकों में लिखा है इसको, ये हमने इसको सिद्ध नहीं किया है। तो उपदेश अवस्था का ए इसमें क्या है? विद्यमान है। तो उपदेशो अज अनुनासिक इत सूत्र के द्वारा इस ए की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर के मात्र क्या शेष रहता है? लय। और लय भी कैसा?
ऐसा। अब हमने आपको कक्षाओं में पहले बताया था कि जो अक्षर हम हिंदी में बोलते हैं संस्कृत में उनको क्या कहा जाता है? कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि लय अक्षर, इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो इस हलंत वाले लय को हम क्या बोलते हैं? लय अक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लय अक्षर। अब इसको संस्कृत में अगर हम बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? ये लय यहाँ लेके आ जाओ आप, लय कार। क्या हो गया? लकार। तो लकार का तात्पर्य लय अक्षर से ही है और इसको लकार क्यों कहा गया है ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो लय शेष रहने के कारण इसको लकार कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये लट में ही लय शेष रहता है या फिर अन्य लकारों में भी शेष रहता है? तो ये मैं आपको बता दूं, जो अपने 10 लकार हैं उन 10 के 10 लकारों में प्रत्येक लकार का लय ही शेष रहता है। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अगला दूसरा लकार लिख करके, मान लीजिए अब की बार अपन ले लेते हैं लिट लकार। क्या ले लिया? लिट लकार ले लिया। अब लिट की भी पोजीशन यही है। हलंत्यम सूत्र जो है, जो अंतिम हल की इत संज्ञा करता है और टय इसमें अंतिम क्या है? हल है। तो हलंत्यम सूत्र से टय की इत संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका लोप हो जाता है, सिर्फ लृ शेष रहता है। अब उपदेशो अजन्नासिक सूत्र क्या कहता है कि उपदेश अवस्था के अनुनासिक जो अच है उसकी इत संज्ञा हो। तो उपदेशो अजन्नासिक इत सूत्र से लय में स्थित री जो अनुनासिक है उसकी इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर क्या शेष रहा? सिर्फ वही लय शेष रहा। ऐसे ही प्रत्येक लकार को आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और ये अक्षर है, क्योंकि ये हलंत है इसलिए इसको अक्षर कहेंगे और अक्षर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कार। तो क्या हो गया? लकार। ये लो। दूसरे का देखते हैं कोई और लकार लेकर के। जैसे मान लीजिए अपने ले लिया लुट लकार ले लिया। कौन सा ले लिया है? लुट लकार। अब लुट में भी वही सूत्र लगेगा, हलंत्यम से टय की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप। उपदेशो अजन्नासिक इत से लकार में स्थित जो उ है उसकी इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप होकर के मात्र क्या शेष रहा? लय। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने 2-3 लकारों में अभी करके देखा है, हमारे सूत्र फिट करके देखे हैं अपन ने कि इत संज्ञा सूत्र अगर इनमें हम प्रयुक्त करते हैं तो लकार के जितने भी नाम हैं, लट, लिट, लोट, विधिलिंग, कोई से भी, उन सब में क्या शेष रहता है? लय ही शेष रहता है। अब आपको ये सुनकर के ऐसा हो रहा होगा कि चलो लट, लिट, लिंग इनमें तो लिट तक तो हो रहा होगा, लेकिन क्या लिंग लकार में भी लय ही शेष रहता है? अपन देखते हैं क्या शेष रहता है। देखिए ये ले लेते हैं अपन लिंग लकार, ये लो, ठीक है। अब यहाँ भी चंद्र बिंदु है लय के ऊपर, वही हलंत्यम से गय की इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाता है। लय में स्थित जो ई है वो अनुनासिक है। उपदेशो अजन्नासिक इत सूत्र से इकार की इत संज्ञा और क्या शेष रहा? ओनली लय शेष रहा, तो लकार। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लय का मतलब क्या है। लय का अर्थ होता है लय अक्षर। लकार जितने भी अपने हैं जो 10 लकार, उनमें लय ही शेष रहने के कारण, मात्र लय अक्षर शेष रहने के कारण इनका नाम लकार पड़ा। अब बात करते हैं कि फिर लकार हलंत है तो यहाँ विसर्ग कैसे आ गया। विद्यार्थियों सूत्र जो होता है उसमें विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विभक्तियों का। और विभक्तियों का नॉलेज हमने पूर्व कक्षा जो सेकेंड ईयर थी उसमें किया था और हमने वहाँ राजन, जगत के रूप बनाए थे। तो षष्ठी विभक्ति में जितने भी हलंत, इस ये भी हलंत है, लय जो अक्षर है, तो हलंत के सारे रूप जगत के समान चला सकते हैं आप। तो जगत का षष्ठी में जाकर के क्या बनता है? जय ग त, और तय के क्या आता है? विसर्ग। तो अपने यहाँ भी क्या बन गया? लय के क्या आ गया? विसर्ग। हलंत लय के जब हम रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये स्थिति बन जाती है। अब इसमें विभक्ति षष्ठी है तो अर्थ क्या हो गया? स्थानिक हो गया। ये मैं फिर से बता देता हूँ। वैसे फर्स्ट ईयर से हम चर्चा करते आ रहे हैं इस पर। 3 चीज़ें आपको बताई थी। जो षष्ठी विभक्ति होती है वो स्थानिक होती है
और जो प्रथमा विभक्ति होती है वो आदेश होता है, और जो सप्तमी विभक्ति होती है उसका तात्पर्य होता है परे या पर में। और जो पंचमी विभक्ति अगर किसी शब्द में लगी हुई है तो उसका तात्पर्य होता है से परे या से अलग। यानी स्थिति ये समझ सकते हैं आप कि 4 विभक्तियों का हमने आपको नॉलेज पूर्व कक्षाओं में भी दिया है। एक बार फिर से हम आपको उसको रिपीट कर देते हैं। विभक्ति नंबर 1, और इसको हमने क्या बताया था, आदेश। ये आदेश होता है प्रथमा विभक्ति का। विभक्ति नंबर 6 ये होता है स्थानिक। तो स्थानिक का मतलब क्या हो गया, जहाँ प्रथमा विभक्ति है उसके स्थान पे षष्ठी विभक्ति का मतलब उसके स्थान पे होगा। और ये जो प्रथमा जिसमें है लगी हुई है, जिसमें प्रथमा विभक्ति, वो मतलब आदेश होना है। अब जो पंचमी विभक्ति है उसका मतलब कहाँ होगा, देखिए मान लो ये कोई स्थिति है अपनी, तो पंचमी का मतलब होता है ये स्थिति। पंचमी अगर किसी शब्द में है तो वो शब्द प्लस से पहले होगा और से परे कुछ आदेश होगा। और सप्तमी का मतलब होता है प्लस के बाद में होगा वो, जैसे अभी कर्मणि में सप्तमी विभक्ति आई हुई है, देखो इधर, तो इसका मतलब कर्म में। तो प्रथमा विभक्ति आदेश होता है, सूत्र में अगर प्रथमा विभक्ति लगी हुई होती है वो पद आदेश होता है। और जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है वो पद स्थानिक कहलाता है। और जिसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया होता है उसका तात्पर्य होता है कि उससे परे कोई कार्य होगा। और जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है उसका तात्पर्य है कि उससे पूर्व में कार्य होगा, परे उसका विधान किया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे तो रूप सिद्धियाँ जो हैं बहुत जल्दी हम समझ में पाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गई लकार की बात। अब लकार आपको समझ में आ गया होगा। लकार का मतलब लय अक्षर से होता है और प्रत्येक लकार में लय अक्षर ही शेष रहता है। तो ये लय की व्याख्या हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, हमारे सूत्र में दिया हुआ है कर्मणि। अब हम कर्मणि की बात करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कर्म शब्द है इसमें, और कर्म जो शब्द है इसमें सप्तमी विभक्ति का जब प्रयोग हम करते हैं तो शब्द बन जाता है कर्मणि। और सप्तमी का कारक जो चिन्ह होता है वो होता है में या पर। ठीक है, तो अर्थ क्या हो गया, कर्म में। क्या अर्थ हो गया, कर्म। यानी जो लकार होते हैं वो कर्म में होते हैं। लकार किस में होते हैं, कर्म में होते हैं। यहाँ तक अर्थ समझ में आ गया होगा। लय मीन्स लकार होते हैं और कर्मणि यानी कर्म में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये में कहाँ से ले आया। इसमें सप्तमी का प्रयोग हो रहा है और सप्तमी का कारक चिन्ह में या पर होता है, तो हमने अर्थ लिया है लकार कर्म में। तो यहाँ तक अर्थ हो गया लकार कर्म में होते हैं। लकार किस में होते हैं, कर्म में। आगे चलते हैं। चय जो दिया हुआ है सूत्र में उसका अर्थ होता है कि ये सूत्र अभी अधूरा है, इसमें और पदों की भी हम अनुवृत्ति करेंगे। तो चय का अर्थ वैसे और होता है भावे यानी भाव में। इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। अब हमने विभक्ति प्रकरण जो पिछले साल पढ़ लिया है, ये कर्म जो है ये मूल शब्द होता है कर्मन। कौन सा होता है, कर्मन। और जो कर्मन होता है वो हलंत होता है, तो इसके जगत के समान रूप चलाएंगे तो इसमें तो सप्तमी में जाके कर्मणि, जगत से जगती, राजन से रागी, ऐसे शब्द बनते हैं। भवत से भवती, तो इसमें तो छोटी एक ही मात्रा है ये सप्तमी। और भावे में एक ही मात्रा क्यों लगी है, जैसे ये अकारांत शब्द है। भाव शब्द मूल शब्द जो है वो है भाव। अब ये अकारांत होने के समय वजह से राम के समान चलता है, और राम सप्तमी में रामे बनता है तो भाव से भी भावे बनता है। तो लय मीन्स लकार होते हैं, कर्मणि यानी कर्म में। चय मीन्स और, चय सूत्र के अधूरेपन का भी संकेत देता है। और भावे यानी भाव में, यानी लकार कर्म में और भाव में होते हैं। यहाँ तक स्थिति क्लियर हो गई है आपकी। आगे है चय और अकर्मकेभ्य, अकर्मक के साथ भी। अब देखिए ये जो दोबारा से चय आया है सूत्र के अधूरेपन का फिर संकेत दे रहा है। तो इसमें हम अनुवृत्ति के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं।
एक तो कर्तरीकृत सूत्र से हमने कर्तरी पद की अनुवृत्ति की है यहाँ, और धातु पद की अनुवृत्ति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धातु जो है वो अधिकार सूत्र है और अधिकार सूत्र की अनुवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमने पूर्व कक्षाओं में भी आपको संकेत दिया है कई बार कि देखो सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विधि सूत्र, आदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, इत्संज्ञा सूत्र। इस प्रकार से ये जो सूत्र हैं ये 6 प्रकार के बताए गए हैं हमारे पाणिनि की व्याकरण में। तो जो अधिकार सूत्र होते हैं उनका अधिकार जहाँ जहाँ होता है वो अपने आप ही चले जाते हैं। जैसे अपना कोई क्षेत्र होता है, अपने घर का जो सीमा होती है वो अपना अधिकार क्षेत्र है और उसमें हमें घूमने के लिए किसी की इजाज़त लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये इसमें क्या है, धातु का अधिकार है, तो ये अपने आप जब तक ये धातु प्रकरण चलेगा, कौन सा, लकार प्रकरण, ये धातु पद अपने आप अधिकार से आता रहेगा। ये जो प्रकरण शुरू होता है उससे पहले ही हमारे पाणिनि ने एक अधिकार सूत्र दे दिया धातु। तो धातु का अर्थ होता है धातु में होते हैं, और धातु प्रकरण हम पढ़ रहे हैं, तो जब तक ये धातु प्रकरण चलेगा ये अधिकार अपने आप आता रहेगा। तो कर्तरीकृत से हमने क्या कर लिया है, कर्तरीपद की अनुवृत्ति कर ली है, और एक सकर्मक पद की अनुवृत्ति और करेंगे। किसकी करेंगे, सकर्मक, सकर्मक। तो इस प्रकार से अब अपना सूत्र बन जाता है कि लकार सकर्मकेभ्य कर्मणि कर्तरी च शयु कर्मकेभ्यो भावे कर्तरी च। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ सूत्र का, लकार है, लकार होते हैं सकर्मकेभ्य, सकर्मकेभ्य का मतलब होता है सकर्मक धातुओं से। अब देख लीजिए ये जो एभ्य लगा हुआ है पंचमी का विधान है, और अभी अभी हमने बताया था कि पंचमी का मतलब होता है से अलग। तो किस किस से होता है, से चिन्ह आता है पंचमी में। तो लकार होते हैं सकर्मकेभ्य, सकर्मक धातुओं के साथ, या सकर्मक धातुओं में तो किस किस में होते हैं, एक तो कर्म में और कर्ता में। कर्मणि कर्तरी का मतलब में चिन्ह आ रहा है इसमें, तो कर्मणि यानी कर्म में और कर्तरी यानी कर्ता में। लकार सकर्मक धातुओं से कर्मणि और कर्तरी यानी कर्ता में होते हैं। वृत्ति की फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको लिखे हुए को साफ कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं। लकार मीन्स लकार होते हैं सकर्मकेभ्य, सकर्मक धातुओं से। धातु कहाँ से आई, ये धातु का अधिकार यहाँ आ गया देखो। और कर्मणि यानी कर्म में और कर्तरी यानी कर्ता में। तो हिंदी अर्थ बनता है इसका, लकार सकर्मक धातुओं में कर्ता और कर्म में होते हैं। अब एक नया शब्द आ गया यहाँ, सकर्मक और अकर्मक। विद्यार्थियों जो धातुएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। तो इसमें जो हमारी धातुएं हैं वो 2 प्रकार की कौन कौन सी होगी, एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। अब बात करते हैं कि ये जो सकर्मक धातु क्या होती है और अकर्मक धातु क्या होती है। तो सकर्मक धातु को अगर अपन तोड़ते हैं शब्द को, तो स धन कर्मक। स का अर्थ होता है सहित और कर्मक का अर्थ सह धन कर्मक, यानी कर्म के सहित। ऐसी धातु जिसमें कर्म होता है उसको सकर्मक धातु कहते हैं। एक उदाहरण देके समझाता हूँ। जैसे रमेश फल खाता है। अब रमेश कर्ता हो गया और फल हो गया इसका कर्म और खाता हो गई धातु। अब अगर इस वाक्य को अपने इस प्रकार से बोलें कि रमेश खाता है, तो अब इसमें कर्म नहीं है, ये नहीं पता क्या खाता है। तो इस वाक्य से आपको समझ में आ गया, और रमेश फल खाता है, ये सकर्मक धातु है, खाने वाली खाद धातु है जो
इस वाक्य में तो सकर्मक धातु है ही। अब कहें कि रमेश खाता है, तो ये जो खाता है यानी कि खाद धातु है, अब यहाँ कर्म के रहित है, इसलिए ये अकर्मक धातु हो गई। ठीक है। अब अकर्मक धातु, ये सकर्मक समझ में आ गया हो। कर्म के सहित जो धातुएं होती हैं वो सकर्मक धातुएं कहलाती हैं, और जिन धातुओं के साथ कर्म नहीं होता है वो अकर्मक धातुएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से लकार सकर्मक धातुओं से तो कर्म में और कर्ता में होते हैं, तथा च और अकर्म के भावे कर्तरी च, और जो अकर्मक धातुएं होती हैं उससे भाव और कर्ता में होते हैं। अब भाव क्या होता है? देखो, कई धातुएं ऐसी होती हैं जो भाववाचक धातुएं होती, जैसे हंसना। तो हंसने का एक भाव होता है, हम उसको तोल नहीं सकते, नाप नहीं सकते, उसकी मात्रा निर्धारित नहीं कर सकते। कोई कहे कि कितना हंसता है, तो हमारे पास कोई उसका परिमाप या परिमाण नहीं होता है। रोना, हंसना, दुखी होना, मुस्कुराना, ये सारी जो क्रियाएं हैं ये भाववाचक क्रियाएं होती हैं या भाव से युक्त होती हैं। तो या फिर वाक्य जो निर्माण करते हैं वो भाव से युक्त बनता है उसमें। तो दो प्रकार की धातुएं होगी, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं? कर्म के जो सहित होती है। और अकर्मक किसे कहते हैं? जिसमें कर्म नहीं होता है, उनको अकर्मक धातुएं कहा जाता है। तो लकार सकर्मक धातुओं में भी जोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये अकर्मक में भी जोड़ा जाता है, चाहे हस धातु और चाहे खाद धातु। और खाद धातु सकर्मक और हस धातु अकर्मक है, दोनों में ही लकार जुड़ेंगे। इस सूत्र का यही तात्पर्य है, लेकिन वाक्य अलग अलग बनेंगे उनसे। अगर लकार सकर्मक धातुओं से बनते हैं तो दो प्रकार के वाक्य निर्माण होते हैं। सकर्मक से तो कर्म में और कर्ता में होंगे लकार, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। इसका मतलब तीन प्रकार के यहाँ वाच्यों का निर्माण हो जाता है, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो विद्यार्थियों, ये हमारा सूत्र था, इसका अर्थ हो गया। अब मैं अर्थ बता रहा हूँ इसका हिंदी में। लकार सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में होते हैं तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में होते हैं। ये हमारे सूत्र का क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो आज आपने ये सूत्र पढ़ा है, आपकी पहली क्लास है। आशा है आपको कुछ समझ में इसमें आया होगा। अगर फिर भी नहीं आए तो कल से जो ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी उसके कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपकी समस्या है उसको डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें परीक्षा में भी इसका व्याख्यान करना है, एक एक शब्द का खुलासा करते हुए, और हमें व्याख्या की ओर बढ़ना है। वृत्ति के बाद हमारी व्याख्या का पद होगा, अनुवृत्ति लिखेंगे। अनुवृत्ति के बाद जो सूत्र वगैरह हैं, अधिकार वगैरह, वो लिख देंगे। इसके जो आगे की स्टेप है वो आपको नेक्स्ट पीपीटी के माध्यम से हम बताएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। पहली क्लास है, आप इस सूत्र को अच्छे से समझें, और कुछ समस्या है तो हमें अवगत कराएं। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।